हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी के बाद अल्टरनेटिंग करंट के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पीछे की चार यूनिट्स कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमआई। मतलब इन चारों यूनिट की मिक्स होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि ऐसी वेव्स हैं जिनके प्रोपोगेशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। पर इस बात का ध्यान देना है, जहां पे भी वो प्रोड्यूस होती है वहां पे मीडियम होना अति आवश्यक है। Means for production it requires a medium, for propagation it do not require any medium. अब इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पड़ा? तो इसके लिए हम लोग थोड़ी सी चीजें जान लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि चार्ज जब स्टेशनरी है तो उसके बहुत सारे फिनोमेना हैं, और सेकेंड यूनिट में जब चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे फिनोमेना थे। थर्ड यूनिट में हम लोगों ने स्टडी की कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ऑल अराउंड इट। मतलब जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है करंट फ्लो करने के कारण। वहां पे हम लोग के पास आया एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। और साथ ही साथ हम लोगों को यह भी पता चला कि बायो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के कारण कितनी होती है। फिर फोर्थ यूनिट में जो कि ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी में हम लोगों को यह जानकारी मिली कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है and then rate of change of magnetic flux provides us EMF। यहां पे हम लोग को यह पता चला कि जब भी किसी भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर वो चेंजिंग नेचर की है तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, हमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी मिल रही है। तो थर्ड यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म मिला था एंड फोर्थ यूनिट में मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इस कन्वर्जन के कारण मैक्सवेल, अ ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, एक थ्योरी की बेसिकली, जिसमें ये उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उसके एक्सेलरेशन के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो चार्ज एक्सेलरेटेड होने के कारण एक वेरिएबल करंट फ्लो करेगी। उस वेरिएबल करंट के कारण एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। उस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हमें फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रही है। मतलब चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी रखता है, चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, जब वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वह मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात ईएमएफ को जनरेट कर रही है। तो चार्ज के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मिली और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल नेचर के कारण फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है और ये कन्वर्जन कंटिन्यू रहता है। तो जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है या डी एक्सेलरेट करता है, मतलब वेलोसिटी में चार्ज के साथ चेंज हो रहा है, तो उस केस में उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वर्जन होता रहता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कन्वर्जन के कारण एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हिच रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोडक्शन बट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। ये मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बताया। एक चीज हम लोगों ने एलसी ऑक्सीलेशंस में देखी है कि जब चार्ज को कैपेसिटर पर देने के बाद उस कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर जोड़ देते हैं तो वह चार्ज ऑक्सीलेट करता है बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इस चार्ज के ऑक्सीलेट करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट होती है। हाँ, डायरेक्शन चेंज होती है दोनों,
पर इस कन्वर्जन के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो चार्ज के ऑक्सीडेट करने, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है और डीएक्सेलरेट कर रहा है बिटवीन द कैपेसिटर और इंडक्टर के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो एलसी ऑक्सीलेशंस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन देखा था। अब हम लोग एक एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल लाइट है। लाइट व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बट जहां पे भी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो दिया है, मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, एलसीडी है, सन है, हर जगह लाइट को प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम चाहिए। हाँ, प्रोपगेशन के लिए उसे मीडियम की जरूरत नहीं है। जितने भी गर्म होने वाली चीजें जिसका हमने नाम लिया, सन है, ट्यूबलाइट है, एलसीडी है, उन सब में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। दो एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेट होने के कारण एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, एक वेरिएबल करंट मिल रही है। उस वेरिएबल करंट के कारण एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो ये कन्वर्जन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स भी हो रहा है ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, तो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, एक तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण एंड एक ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर के कारण, जिसे हम लोगों ने एलसी सर्किट में देखा था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन के लिए मैक्सवेल्स ने 4 इक्वेशन दिए। उन 4 इक्वेशंस को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है, हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहला इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे आपको केवल नाम लिखना है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA इज इक्वल टू Q upon epsilon naught, or you can say 1 upon epsilon naught to the charge enclosed by it, and it is equal to maximum electric flux or electric flux normal to the surface पर यह मैक्सिमम। यह है पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, जिसको किया किसने? मैक्सवेल ने किया। सेकेंड इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये सारे लॉज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या है? B डॉट dA इज इक्वल टू 0। जब भी एक क्लोज लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। एक बात का ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, अनलाइक द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव की ओर टर्मिनेट होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। पर यहाँ पे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है और अंदर ही अंदर वह साउथ से नॉर्थ की ओर एक कंप्लीट लूप बनाती है। या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी चारों ओर सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें मिलती है। तो यहाँ पे B डॉट dA इज इक्वल टू 0 है। थर्ड है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें E डॉट dl is equal to minus d phi b by dt। तो आप लोग कहेंगे सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि E is equal to minus d phi b by dt। आप लोग यही कहेंगे, बट E is equal to what? V, and V is equal to आपने पढ़ा है E dl। V पोटेंशियल is equal to E dl, तो V की जगह हम लोग लिखेंगे E dl। तो यहां पे हम लोग को मिल गया E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मैक्सवेल्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोर्थ इज नोन एज मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स
सर्किटल लॉ। ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ उसको भी देखते हैं अभी, पर उन्होंने जो लॉ दिया वो है बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट। आप लोगों ने मेन करंट पढ़ी है आई, ये है आई। मैक्सवेल ने बताया कि बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जहां पे इनकंसिस्टेंसी ऑफ करंट है, में एक करंट फ्लो करती है और उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आगे प्रोपोगेट करती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी को उन्होंने बताया कि इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मतलब जहां पे भी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। फिर मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये हम क्यों माने कि दिस इज इक्वल टू करंट। अभी देखते हैं उसको। यहां पे इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ई ए बाई डी टी, या फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों के पास मॉडिफाइड इक्वेशन जो मिला एम्पियर सर्किटल लॉ का, जिसको मैक्सवेल्स का फोर्थ लॉ बोला गया फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये चार लॉ है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन एंड प्रोडक्शन को बताते हैं। आप लोगों को ये चारों लॉ याद रखने हैं। जब भी एग्जामिनेशन में आएगा केवल इसी तरीके से लॉ का नाम लिख के इसके फॉर्मूलों को लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आता है और 2 मार्क्स के लिए इतना लिखना सफिशिएंट है। यहां पे अब हम लोग 2 प्लेट, अगर हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसके बाहर करंट हमें मिल रही है जो कि मेन करंट है, पर इसके अंदर हमें इस वाले पोर्शन में या तो बैक कंडक्टिंग मटेरियल है या फिर एयर है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। एयर वैक्यूम फ्री स्पेस में से चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तो जो मेन करंट फ्लो हो रही है आई, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो करने के कारण करंट मिल रही है। और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी, क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं सी बी। तो आई की वैल्यू यहां पे मिल गई, सी इज कांस्टेंट, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। सी को बाहर निकालने तो हम लोग को मिल रहा है डी वी बाई डी टी। अब ये करंट है जो कि है सी डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी इज व्हाट? चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से देखते हैं कि जो करंट आई डी दी है मैक्सवेल ने, वह कितनी है। आई डी की वैल्यू यहां पे है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी। एट द प्लेस ऑफ फाई वी कैन राइट ई ए, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ई ए, और इसको थोड़ा ठीक ठाक करें तो यहां पे मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ए बाहर निकल गया, डी बाई डी टी, और यहां पे ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी बाई डी, ई की जगह वी बाई टी पढ़ चुके हैं। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी वी बाई डी टी, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू व्हाट? सी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू है सी के बराबर, तो यहां पे सी डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? आई टी। यहां से आई डी की वैल्यू है सी डीवी बाई डी टी, और यहां से आई की वैल्यू है सी डीवी बाई डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू व्हाट? आई टी। तो जो मेन करंट है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, वह इक्विवेलेंट है टू द डिस्प्लेसमेंट करंट व्हिच flows between the two plates due to the variable electric field and hence variable electric flux. Variable electric field और variable electric flux के कारण ये करंट मिल रही है जो कि dV by dt के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो ये सारी थ्योरीज दी हम लोगों को मैक्सवेल ने। अब सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? सोर्सेस के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि चार्ज शुड बी एक्सेलरेट और उसके कारण उसके चारों ओर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करनी चाहिए। कोई भी स्टेशनरी चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीलेशन बिटवीन कैपेसिटर और इंडक्टर है या एक्सेलरेटेड चार्ज जहां पे भी है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। जैसा हमने बताया कि कोई भी ल्यूमिनस बॉडी है उसके अंदर गर्मी के कारण, उसके अंदर एनर्जी के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वह नीचे वाली एनर्जी लेवल से ऊपर जा रहे हैं या हायर एनर्जी लेवल से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे सन के बाहर और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई मीडियम नहीं है, बट सन रेज ऊपर से नीचे आती है। तो इसमें पहला ये इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, पर प्रोडक्शन के लिए जरूरत है। सेकेंड, इट हैज ट्रांसवर्सल नेचर। ट्रांसवर्सल मतलब जो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वह मैग्नेटिक कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है बी, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और प्रोपगेशन ऑफ वेव, थर्ड क्या है? प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ई, मींस एक्स वाई जेड डायरेक्शन में बी ई और प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वह इस तरीके से वाइब्रेट करेगा और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वह इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को ई नॉट और बी नॉट लिख सकते हैं और यह ई नॉट बी नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। तो इट हैज ट्रांसवर्सल नेचर। ऑलवेज द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू ई एंड बी and its velocity is c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इस c की वैल्यू होती है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड या E नॉट टू B नॉट। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं और यही बराबर है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के ऊपर भी डिपेंड करती है फॉर एयर और वैक्यूम। म्यू नॉट इज व्हाट? मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे आप लोग पूर्व परिचित हैं, इसके बारे में पहले से जानते हैं। अगर कोई मीडियम है, किसी मीडियम में अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट लेनी है तो सी एम की वैल्यू हम लोग को मिल जाती है √μ ऑफ व्हाट? दैट मीडियम एंड एप्सिलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच द लाइट मूव्स। तो किसी मीडियम के लिए हम लोगों को ये मिल रहा है। तो एक चीज और देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि μ/μ नॉट इज इक्वल टू μr। तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा म्यू is equal to mu naught mu r, mu naught mu r। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन r k के बराबर भी होता है। तो यहां पर हम लोग को एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये वैल्यू अगर हम लोग यहां पे पुट करें तो cm velocity of light in a medium will be equal to √μ epsilon naught mu r and mu r। तो इसको हम लोग रीराइट करके लिख सकते हैं 1/√μ naught epsilon naught 1/√μ epsilon r mu r। और इसकी वैल्यू है cm मीडियम में। इसकी वैल्यू हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखी है। दिस इज व्हाट? c एंड दिस इज व्हाट? 1/√epsilon r mu r। mu r एंड epsilon r और mu r अगर ऊपर जा रहा है तो c/cm। And velocity of light in air, velocity of light in air to the velocity of light in medium is known as refractive index of second medium with respect to one। तो यहां पे हम लोग के पास है refractive index
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू है n, इस n की वैल्यू हम लोग को मिल रही है n इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ टू मीडियम्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज और बता दें यहाँ पे कि इंस्टेंटेनियसली वी कैन नॉट मेजर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत तेज कन्वर्जन करती है, इसलिए इंस्टेंटेनियसली हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने ऑसिलेशन ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर और इंडक्टर में पढ़ा था कि कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी 1/ε0 E स्क्वायर, एनालिटिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट कांस्टेंट बनी रहती है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो 1/2 कैपिटल E स्क्वायर 1/2 कैपिटल E स्क्वायर की वैल्यू 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट होती है और UE इज इक्वल टू U सफिक्स B। यह हमेशा इस तरीके से बना रहता है। अब अगर वेव ट्रांसवर्सल नेचर रखती है तो वेव का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, where k is what 2 pi by lambda, angular wave number, and omega is what 2 pi by t। तो अगर यहाँ पे x डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कौन सा कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हम लोग y ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे हमें z में लेना पड़ेगा। तो x डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा E z इज इक्वल टू E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां पे इस बात का ध्यान देना है आपको कि अगर ये यहां पे y है तो यहां पे z या x आएगा और यहां पे भी z या x आएगा। तो यहां पे इस बात का ध्यान देना है कि x में अगर प्रोपोगेशन है तो y और z डायरेक्शन में E और B होंगे, मतलब तीनों ही डायरेक्शन का आपको यूज करके आगे निकालना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिया हुआ है और उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल रखने के लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एंगल रखने के लिए आप लोगों को अगर y दिया हुआ है तो उसको z करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर z दिया हुआ तो y करेंगे, मतलब x y z तीनों आना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t, E इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके सेकंड डेरिवेटिव्स को मतलब दो बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। पहले इसको हम लोग को इरेज करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी ट्रांसफर करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सबसे बड़े कंपोनेंट रिलीज करता है सन, जिसमें से एक कंपोनेंट से हम लोग में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। धूप सेकते हैं तो हीटिंग इफेक्ट होती है और लाइट भी मिल रही है, अल्ट्रावायलेट रेज भी मिलती है। उसके बारे में हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में बाद में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम u, तो वह एक मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है और मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो फोर्स के साथ साथ एक प्रेशर भी अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस पे एक एनर्जी ट्रांसफर करता है, मोमेंटम ट्रांसफर करता है और वह प्रेशर भी अप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कंपोनेंट सन से रिलीज हो रहा है, हम लोग धूप सेकते हैं, तो धूप सेकते समय हम लोगों के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर भी अप्लाई करता है, जो कि बहुत कम होता है पर अप्लाई होता है। उसको हम लोग इग्नोर करके चले, बात दूसरी है, पर वो होता है। हर सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मोमेंटम चेंज के कारण एक प्रेशर अप्लाई करती है। तो उसको पहले देख लेते हैं। अगर एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम t इज u है, एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम t, दिस इज व्हाट एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम t, रिमेंबर इट। देन मोमेंटम p is equal to u by c, where c is what velocity of light। मोमेंटम जो भी ट्रांसफर कर रहा है that is equal to u by c।
अगर एनर्जी इन टाइम टी है, इन टाइम टी है, तो हम लोगों को मोमेंटम मिल रहा है u बाई सी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी dp बाई dt। dp बाई dt है अगर, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सी du बाई dt, 1 बाई सी du बाई dt। एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सी du बाई dt एंड हियर इट इज एरिया ए। तो प्रेशर P की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, 1 अपॉन सी को बाहर कर दें, du बाई dt। दिस इज एनर्जी ट्रांसफर passes through per unit time and here we have 1 by a per unit time per unit area। एनर्जी के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कोई भी एनर्जी किसी भी एरिया से पर यूनिट टाइम पास होती है, एनर्जी पास हो रही है du by dt थ्रू पर यूनिट एरिया, then energy passes through per unit area in per second, then that energy 1 by a du by dt which passes through unit area is known as intensity। इंटेंसिटी ऑफ वेव यू कैन से। तो इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है, इट इज एनर्जी पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज नोन एज व्हाट, इंटेंसिटी। तो बेसिकली हम लोगों को प्रेशर जो मिल रहा है P इज इक्वल टू 1 अपॉन C एंड 1 अपॉन a du by dt इज व्हाट, I। तो प्रेशर P की वैल्यू हम लोगों को मिल गई I by C। ये है P की वैल्यू। तो P का एक फॉर्मूला तैयार हो गया I by C। ये तब के लिए है जब सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। सरफेस के ऊपर पड़ने वाली पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उस केस में हम लोगों के पास मोमेंटम है u by c। पर अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए था, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब यह है कि इस पे पड़ने वाली रे, सरफेस पे पड़ने वाली रे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जिस डायरेक्शन से आई है। तो यहां पे उस केस में चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा 2P। तब उस केस में डेल्टा P की वैल्यू मिल जाएगी 2u by c। 2u by c मिल रहा है, मतलब P की जगह मिल रहा है हम लोग को 2u। 2 क्यों मिल रहा है? कि पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और यहां इस केस में सरफेस पे पड़ने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही थी। तो डेल्टा P की वैल्यू P के बराबर थी, और यहाँ पे डेल्टा P की वैल्यू 2u by c हो जाएगी। तो जब आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे P प्रेशर मिल जाएगा 2I by c। अब हम लोग I को भी देख लेंगे, I की वैल्यू किसके बराबर है। I के लिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, इट इज एनर्जी पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया पर। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं U A इंटू L। L से यहां डिवाइड कर रहे हैं तो L से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो L डिनोमिनेटर में है, L न्यूमरेटर में है। तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम। तो U बाई वॉल्यूम को VOL कर देते हैं, L बाई T। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी या तो ये UE होगी या ये UB होगी। एंड L by T इज व्हाट, वेलोसिटी। हियर वेलोसिटी इज c। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज मिल रही है, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू UE की वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर c। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये मिल रहा है, और दूसरा फॉर्मूला I इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर बाई म्यू नॉट c। दूसरा फॉर्मूला ये है, यहाँ पे I की वैल्यू E स्क्वायर और यहाँ I की वैल्यू B स्क्वायर है। इस E स्क्वायर और B स्क्वायर पर बेस्ड इंटेंसिटी का यूज हम लोग इस फॉर्मूले में कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में 2 आ जाएगा
और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस में न्यूमरेटर में 2 नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान देके आप लोगों को आगे वर्क करना है। अब हम लोग इक्वेशंस देख चुके हैं। हम लोगों के पास इक्वेशन E इक्वल टू मिला था E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहां पे B की वैल्यू आई थी B इज इक्वल टू B नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक अगर ये y डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास z डायरेक्शन में होगा, तब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहां पे अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे मिल जाएगा de बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को यहां पे मिल जाएगा cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड जब के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा k। तो बेसिकली यहां पे हम लोग को मिल रहा है k बाहर निकल गया, ई नॉट cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो k अपने जगह पे है, ई नॉट अपने जगह पे है, यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी डी एक्स cos के एक्स माइनस ओमेगा टी का। तो यहां पे k ई नॉट cos के एक्स माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा k। तो यहां पे हम लोग को मिल रहा है डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ई नॉट माइनस साइन बाहर आ गया, यहाँ पे है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू है ई, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस के स्क्वायर ई। आप लोग कहेंगे कि यहाँ सफिक्स में y क्यों नहीं लिख रहे हैं? सफिक्स में y हर जगह पे कॉमन है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी ई बाई डी टी। अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे मिल जाएगा ई नॉट साइन का डिफरेंशिएशन है हम लोग के पास cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जब हम ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस ओमेगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा ई नॉट cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस ओमेगा ई नॉट cos ओमेगा टी का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आ रहा है, और जब माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस ओमेगा। ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया, तो अब हम लोग को मिल रहा है डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी वैल्यू है ई के बराबर, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ई। अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं, दोनों में ही ई आ रहा है, इसलिए ई वाई लिखने का कोई मतलब नहीं है। सेम वर्क हम लोग मैग्नेटिक के साथ भी कर सकते हैं। यहां पे 2 माइनस कैंसिल हो गए हैं, 1 माइनस बचा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई मिल रहा है। अब हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा क्या, के स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा ठीक ठाक करें, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा एंड ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी बाई लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन सी। टी बाई लैम्डा किसके बराबर है, 1 बाई सी, और ये पूरे का स्क्वायर था तो हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर।
सी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें तो हम लोग के पास यहाँ पे मिल जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल गया जो कि कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ पे यही वर्क हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन के साथ करेंगे तो वहां पे डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा एंड डी स्क्वायर बी बाई डी टी स्क्वायर आएगा। इस बात का ध्यान देना है कि डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर है, इसको हम लोग 1/c स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशंस में भी आते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज और अलग अलग वेवलेंथ रेंज की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई नहीं देती हैं और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें देखने योग्य बनाती है। जैसे हमारे पास लाइट है, लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली रिमेंबर इट, लाइट का भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हमको देखने योग्य बनाता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट फैसिलिटेट करता है टू मूव इन द वैक्यूम आल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही हमारे आईज पर सेंसेशन क्रिएट करता है। विजिबल रेंज हमको देखने योग्य बनाता है, जबकि इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट हमें खुद नहीं दिखाई देती है पर उसका इफेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कैंसर होने के चांसेस है, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशन हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज, अलग अलग एनर्जी के कारण अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। उन प्रॉपर्टीज के कारण पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को 7 कंपोनेंट्स में बाइफरकेट किया गया है। मींस वी हैव डिवाइडेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू 7 कंपोनेंट और हर एक कंपोनेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रोडक्शन प्लेसेस हैं, मतलब अलग अलग तरीके से वो प्रोड्यूस होती हैं और अलग अलग उसका इफेक्ट भी है, अलग अलग यूजेस भी है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसकी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन दीस प्रॉब्लम्स। ओके, हैव ए नाइस डे टुडे।